नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज हम आपको गुड मॉर्निंग बोलते हुए चाय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं शिव प्रकाश मिश्रा जी और तत्ते साहब तो हमारे खास हैं मेहमान। आज का हमारा जो विषय है ये है कि ओबीसी वर्सेस मराठा क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को किस तरह प्रभावित करेगी, किस तरह आपस में बटेंगे, इस पर हम खास चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र की है काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी लोगों को इंतजार है इसके रिजल्ट का। तो इसमें मराठा समाज नो डाउट लोकसभा में काफ़ी प्रभावित किया था। क्या विधानसभा में भी ये प्रभावित कर सकता है? उसके विरुद्ध में ओबीसी समाज किस तरह अपनी एकजुटता दिखा सकता है, क्योंकि दोनों समाज पर सभी पार्टियों की नज़र है। सर, आपको क्या लगता है, हम पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि दोनों समाज काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे चुनाव में और निभाते आ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या इनकी है और दोनों भी समाज को एक दूसरे को आपत्ति है, यानी उनको रिजर्वेशन चाहिए और इनको रिजर्वेशन बचाना है अपनी। तो इसको लेकर आपस में बटे हुए हैं और सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि जो समाज हम खींच पाएंगे वो सत्ता में आएंगे। तो इसमें शिंदे साहब भी हैं, फडणवीस साहब भी हैं, उद्धव जी हैं, पवार साहब की मुख्य भूमिका है। पवार साहब के ऊपर तो आरोप भी लग चुके हैं कि मनोज जरांगे को जो पावर आज मिला है उनकी वजह से मिला है। तो आप क्या मानते हैं सर इसमें, अगर दोनों को हम आपस में लड़ते हुए देखते हैं, इसका चुनाव परिणाम कितना प्रभावित कर सकता है दोनों? सर, प्रेम के त्रिकोण में ऐसा होता है हमेशा कि दो व्यक्ति एक से प्यार करते हैं जी, तो त्रिकोण बनता है जी। ये दुश्मनी का त्रिकोण है। ओबीसी भी बीजेपी के दुश्मन है, मराठा भी भाजपा के दुश्मन है। तो ये दोनों जो है जी, वो दोनों का दुश्मन एक ही है, बीजेपी। क्या बात, ओबीसी का भी? हाँ सर, ओबीसी सारे तो बीजेपी चुनाव लड़ती है। हाँ, ओबीसी सारे तो बीजेपी चुनाव लड़ती है। हाँ, मगर उनको वो वोट कहाँ दिए? नहीं तो इतने पराभव नहीं हो जाता था। ओबीसी की नेता कौन है? पंकजा मुंडे जी, हार गई। अगर सिर्फ मराठा खिलाफ नहीं थे, ओबीसी भी खिलाफ थे, है ना। लेकिन सर फिर भी काफी वोट उनको मिला, कुछ ही वोट से हार गई वो। उत्तर प्रदेश में भी आप बोल रहे थे, उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ओबीसी का वोट ही नहीं मिला करके हार गए। नहीं, पूरा देखो, इनका 100% खिलाफ गया जी, उनका भी 70% खिलाफ गया ना। तो वे दोनों लड़ रहे हैं, किससे? आपस में नहीं लड़ रहे हैं जी, वो सरकार से लड़ रहे हैं। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? उनकी डिमांड मराठाओं के पास ओबीसी की नहीं है और ओबीसी के पास मराठाओं की नहीं है। इनकी डिमांड सरकार के पास है, जो बीजेपी के डोमिनेंस में है। इनकी डिमांड इनके है। वो दोनों गाली किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। ये बोलते हैं हमारा बचा नहीं रहे, वो बोलते हैं हमको दे नहीं रहे। तो दोनों को दुश्मन एक ही है, बीजेपी। शिंदे और ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो पंख है उनके, समझो मेन बॉडी है वो बीजेपी की है। तो दोनों मिलके बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी वाले भी मतलब उनको ओबीसी भी वोट नहीं देंगे इस बार। थोड़े दिए होंगे लास्ट टाइम, इस बार तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनका ही मामला सुलझा नहीं है। उनको भी आधार अंतर ही रखा है, ऐसा त्रिशंकु बना के रखा है। उनको भी गारंटी नहीं है देंगे नहीं देंगे। इसके लिए वो भी खिलाफ है, ये भी खिलाफ है। तो दोनों मिलकर बीजेपी को धोखा है। मिश्रा जी, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप किस तरह देख रहे हैं इस समीकरण को, ओबीसी वर्सेस मराठा को? मैं सर की कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों से मैं असहमत भी हूँ। बिल्कुल। जैसे कि देखिए, आप ये देश की भी बात की, उत्तर प्रदेश की भी बात की सर ने, कि ये आरक्षण का जो मुद्दा है ना, ये ओबीसी या मराठा, इस देश में अब धर्म से ज्यादा जाति की राजनीति शुरू हो गई है। और नई कोई नहीं है, जाति की राजनीति बहुत पुरानी है। आपको बताऊं, जब जातियों का आरक्षण बढ़ाने का मामला आया था, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल आयोग स्थापित, मंडल के खिलाफ का मंडल का जो अभियान चला और वो राजनीति बढ़ी। धीरे धीरे जाति पर आकर बीजेपी ने थोड़ा सा धर्म की राजनीति शुरू की और उसके बाद थोड़ा जातियों पर थोड़ा असर कम रहा। मंडल को शह देने के लिए कमंडल की नीति आई और उसके बाद थोड़ा जातियों का आरक्षण। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में सर ने जैसे कहा कि मराठा बनाम ओबीसी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति निस्संदेह ओबीसी की राजनीति से शुरुआत हुई। गोपीनाथ मुंडे रहे हों, चाहे एकनाथ खड़से जी रहे हैं, ये ओबीसी के बहुत बड़े नेता थे, ओबीसी समाज के बड़े नेता रहे। एकनाथ खड़से जी हैं, इनका उदय ओबीसी समाज के माध्यम से तो इन्होंने ला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो है
मराठा समाज और ओबीसी समाज। अब इसमें यह है कि मराठा समाज देख लीजिए, मराठा समाज जैसे जरांगे लगातार, अब कौन बुला रहा है इसके पक्ष में नहीं जान रहा है, बोलोविता धनी मराठी में जैसे कहते हैं कौन है वो हम नहीं उस पर जाते, लेकिन ये चीजें जरांगे को भी पता है कि मुझे ओबीसी में लिए बिना आरक्षण मिलने वाला ही नहीं है। देखिए आरक्षण का पहले हाँ, लेकिन आरक्षण का सर एक वो समझ लीजिए, आरक्षण अपने देश में जो संविधान में आरक्षण जाति के नाम पे ही मिला था, धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि मराठा जाति कौन सी है, ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है कि एनटी है। तो जब आप ओबीसी में आएंगे तब तो आप आरक्षण में आएंगे, सीधा सा सवाल है मेरे समझ से कि जब आप ओबीसी में आएंगे तभी आरक्षण के दायरे में आएंगे सर। तो और 10% का जो ईडब्ल्यूएस का है उसको नई श्रेणी बना के सरकार ने दे दिया, उसमें तो सब आते हैं जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो लेना चाहे, मराठा लेना चाहे, ओपन लेना चाहे। लेकिन अगर मराठा ओबीसी में नहीं आता, और यही डर ओबीसी समाज को है कि यदि मराठा हमारे ओबीसी में आ गया तो हमारा आरक्षण जो है जल्दी जल्दी खा ले। ऐसी स्थिति यूपी में हुई सर। तो आपको मैं बताऊं, जब यादव और कुर्मी उस समाज को ओबीसी में लाया गया तो सबसे ज्यादा उदय किसका हुआ? यादव समाज का हुआ, क्योंकि वो आरक्षण, वो पढ़ा लिखा समाज था, डोमिनेटिंग समाज था, और उसने उस आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया। तो ओबीसी समाज को महाराष्ट्र के डर है, भले राजनीतिक मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये डर है कि ओबीसी में अगर मराठा आ गया तो डोमिनेंट मराठा आ गया तो खा जाएगा। आज भी आप देखिए लोकसभा चुनाव भी हुए तो मराठा डोमिनेट रहा, मराठों ने अपना प्रभाव दिखाया। वो भले उसके साथ मुस्लिम आया, दलित आया, लेकिन मराठों का आज भी 48 में से 26 से 27 खासदार मराठा समाज के चुन के आए हैं। आप मराठा समाज को बिल्कुल वो नहीं करना। और बीजेपी ने जो है, शरद पवार जी मराठाओं के नेता कहे जाते थे, मराठाओं के छत्रप कहे जाते थे महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ बीजेपी ने ओबीसी को लेकर ही लड़ाई शुरू की है। उनके खिलाफ जैसे गोपीनाथ मुंडे जैसे, एकनाथ खड़से कहे, भाऊ फुंडकर जैसे लोग जो थे वो आए, और बीजेपी का जो कहा आपने कि बेस मराठों का ही बना, बीजेपी ने ब्राह्मण सॉरी ओबीसी का बना, 2% तो ब्राह्मण थे या, और ओबीसी और एसटी। अब एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का मामला उठा दिया है कि इस पे होना चाहिए। अब देखिए उसका राज्य सरकारों को ये करना पड़ेगा। अब देखिए एक नई राजनीति शुरू होगी, उनमें अलग अलग समाज पैदा होंगे। अब एससी एसटी आपस में लड़ेंगे, तो ये देश की ये जो व्यवस्था है ना राजनीतिक सर, ये अलग तरीके से जा रही है। अब उसमें मायावती को भी डर समा गया है कि गैर जाटो, अब इसका नेता एक हो जाएगा कि इसमें भी क्रीमी लेयर, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा। ओबीसी में भी आप देखिए ना कई जमात जातियां हैं, धनगर समाज है, वो भी अपने लिए अलग अलग तरीके से आरक्षण की मांग रहे हैं। उसका कारण यही है में एक सब हाँ बिल्कुल इस चीजों में ना ये समस्या बढ़ने वाली है, और इसका राजनीतिक नेता जो हैं अपने अपने तरीके से इसका लाभ उठाने वाले हैं। इसमें सारा कुछ मामला जो है इस पे या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, कि बैठ के इस पर कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये जो जातिगत समीकरण और जाति की राजनीतियां हैं वो तेजी से बढ़ती ही जाएगी। ये देश को नुकसान पहुंचाएगी और बढ़ेगा। ये मराठा और ओबीसी का वही मुद्दा है महाराष्ट्र में, और ये काफी तनने वाला है, और इसका इलेक्शन में तो इसका उपयोग कर लेंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन बाद में स्थितियां, मुझे एक शरद पवार जी की बहुत अच्छी बात लगी, भले भी वो राजनीतिक हैं, बड़े चाणक्य हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा नहीं देखा कि इस समय महाराष्ट्र में कि ओबीसी के यहाँ मराठा अब उसके होटल में चाय नहीं पीना चाहता। स्थिति यहां तक हो गई है कि उस पुरोगामी महाराष्ट्र में ओबीसी के होटल में मराठा चाय नहीं पीना चाहता। ऐसी स्थितियां देश के लिए मुसलमान के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता। जो देखिए एक मुद्दा मुसलमानों का अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चल रहा कांवड़िया, अब लिखना पड़ेगा कि भाई लिखे ये, तो ये हो क्या रहा है? वहां जातिगत जनगणना की बात होती है संसद में, सारी पार्टियां, इवन सारी पार्टियां उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना ही चाहती हैं। जनगणना कर रही है, हाँ, तो सबका भी लेनी पड़ेगी, और ओबीसी और भी ये नहीं चलेगा। तो वो क्या दिखाना चाहते हो आप उसको एक तरफ बोलते हो जाति प्रथा नष्ट होनी चाहिए, जात के आधार पर चीजें भेदभाव नहीं होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव जात के आधार पर अब धर्म से
जातियां बढ़ी थी, जाति के बाद धर्म आया था। अब धर्म को थोड़ा सा किनारे रख के जातियों में बांटने की कोशिश हो गई है राजनीतिक दलों में, और ये जो है आगे नुकसानदायक है बिल्कुल। सभी पार्टियां इसमें है, कोई संदेह नहीं। सभी पार्टियां इसका अपने अपने तरीके से फायदा उठा रही हैं, अपने अपने तरीके से नैरेटिव सिद्ध करने वाली हैं, और इसमें न मराठा को कुछ मिलने वाला है, न ओबीसी को मिलने वाला है। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला है। आखिरकार चुनाव होने तक ये सब चलेगा, उसके बाद फिर ठंडा हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, हाके जी कहां जाएंगे या जरांगे जी कहां जाएंगे, इसका कुछ पता चलने वाला नहीं है। लेकिन भाई समय है, बोलते हैं ना, बरसात आने वाली है तो मेढक आएंगे, बाकी चीजें चलेंगी। मुझे इसका कोई उस तरह से सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। और हर चीज अभी कोर्ट ही डिसाइड कर रहा है, सरकार को कुछ अधिकार ही नहीं है। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दे दिया है, वहां सुप्रीम ये बढ़ाते हैं। बिहार में यही स्थिति आई, उन्होंने बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया भाई 50% के ऊपर नहीं। हरियाणा में हुआ, और सही बात है। और उसके लिए या तो आप कानून बनाइए, संसद बैठी है, सुप्रीम कोर्ट को अगर आपको उसके कानून से चलना है तो चलना है, अगर उसके खिलाफ जाना है सुप्रीम कोर्ट के तो आप खुद कानून बनाइए। वो कहता है आप कानून बना दीजिए, बस लाइए और हो जाएगा। हाँ, मिल जाएगा आपको। तो ये कहाँ जा रहा है सर, ये समझ का पेड़ है। आप देखिए, कल भी एक संसद में एक मुद्दा उठा, मैं बताना चाहता हूं। एक बीजेपी के सांसद हैं, उड़ीसा के प्रवक्ता भी रहे, डॉक्टर संबित पात्रा ने, उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने किस तरह जामिया मिलिया और वो जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस तरह से आरक्षण उन्होंने खत्म किया था। वहां SC/ST आरक्षण नहीं है। तो सरकारें इस तरह से करती रही हैं, सरकारें अपनी सुविधा अनुसार काम करती रही हैं। उन्होंने वहां मुस्लिमों के लिए ही, एक समाज के लिए पूरा बनाया गया कि भाई इसमें उन्हीं की नियुक्ति होगी, वही पढ़ाएंगे, वही है। हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई बाहर, और बाहर के लोग भी नहीं जाते, 99% वही है। तो जब इस तरह की स्थितियां बनेगी, अपने अनुसार उन्होंने संविधान बदला, अपने अनुसार कानून बदला, किसको आप कहेंगे। तो ये स्थिति महाराष्ट्र में भी मुझे वही दिखाई दे रही है। धन्यवाद सर। तो आज हम चाय पर चर्चा ये कर रहे थे कि मराठा समाज और ओबीसी समाज किस तरह जो है विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगी, यानी लोकसभा में तो प्रभावित हुए, विधानसभा में किस तरह प्रभावित करेंगे, इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में मराठा समाज और ओबीसी आपस में एक दूसरे टकराते हुए दिखेंगे या दोनों मिलकर कुछ और डिसीजन ले सकते हैं। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव जुड़ी हर खबरें जो है हम आप तक पहुँचाएंगे। और इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।